अस्सलाम वालेकुम माय डियर कंजूस लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने आज आपको कंजूस क्यों कहा। तो जी हाँ, आप बहुत कंजूस हैं। आप कंजूस हैं मुझे छोटी सी खुशी देने के मामले में, आप कंजूस हैं एक प्यारा सा कमेंट करने के मामले में, आप कंजूस हैं तारीफ़ व तनकीद करने के मामले में। एक इतनी सी बात मैं कहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करें, आप लोग कमेंट किया करें। मुझे खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आप लोग कमेंट किया करें कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। आप लोग कमेंट किया करें कि आप लोग कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, किस शहर किस मुल्क से सुन रहे हैं मुझे। आप लोग कमेंट किया करें कि कहानी अच्छी थी, बुरी थी, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। एक छोटी सी खुशी है। आप लोग कमेंट करने में ही कंजूस नहीं है, आप लोग वो सब लोग जो पहली बार सुनने आए हैं या बार बार सुनने आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के मामले में भी कंजूस हैं। तो फिर मैं कंजूस तो कहूँगी ना, आप लोग कंजूस हैं तो कंजूस ही कहलाएंगे। और आप लोग मेरा हाल अहवाल पूछने में भी कंजूस हैं। मतलब अगर मैं कभी किसी दिन एपिसोड अपलोड ना करूँ तो बहुत कम लोग हैं जो पूछते हैं कमेंट करके, लेकिन वो भी एपिसोड का पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं, आज क्या वजह है कि आपने जो है एपिसोड अपलोड नहीं की। मतलब आप लोगों को ज़रा भी फ़िक्र नहीं है मेरी, मैं आऊँ नहीं आऊँ। आप लोगों को तब भी ये फ़िक्र होती है कि एपिसोड अपलोड क्यों नहीं हुई है, होगी या नहीं होगी, कब होगी एपिसोड अपलोड। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा जो है ना सुधर जाएं मेरे तमाम सुनने वाले। और अब चलते हैं हम कहानी की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता और सैफुल्ला ने। कहानी का नाम है रेगज़ार तमन्ना। इसकी मुसन्निफ़ा है महा मलिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 10। मुअद्दिब से अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ था वो। हौले से खंकार कर गला साफ करते हुए उसने हिम्मत जमा की। अब्बू जी, आपने बुलाया था। फ़ारूक हसन ने चश्मे की ओट से उसे देखा और किताब बंद कर दी। आइए मियाँ साहबजादे बैठिए, कहाँ होते हैं आजकल। घर ही में होता हूँ अब्बू जी, वह उनके मुकाबिल जा बैठा। माँ तो आपके ज़िक्र पर बड़बड़ाने लगती हैं। उन्होंने गौर से हाशिम का चेहरा देखा। बेटों के बाप बेटों के मुतालिक अंदाज़ा उनकी माँओं के अंदाज से लगा लेते हैं हाशिम। आजकल आपकी अम्मा आपसे खुश नहीं हैं, क्यों? वजाहत करेंगे आप? हाशिम ने एक नज़र उन्हें देखा। मैं क्या वजाहत करूँ अब्बू जी? अम्मी ने मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया अपनी नाराज़गी का। हाँ, अगर आप नाराज़गी की वजह भी बताएं तो मैं ज़रूर वजाहत कर सकूँगा। आपके सर पर सेहरा सजाने की ख्वाहिशमंद हैं वो, और आप इनकारी। वो बहुत तवज्जो से बेटे का चेहरा देख रहे थे। मैं हरगिज़ इनकारी नहीं हूँ अब्बू जी, मैं तो ख़ुद शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छा, सानिया से शादी कर दें तुम्हारी? जी, हमला अचानक हुआ था, वो गड़बड़ा गया। नहीं अब्बू जी, मैं सानिया से हरगिज़ शादी नहीं कर सकता। मेरे लिए अरीशा जैसी है वो। नाइमा? नहीं अब्बू जी, उसने सर झुका लिया। वो भी अरीशा जैसी लगती होगी। अच्छा, उन्होंने चश्मा उतारा। डॉक्टर शहला के अलावा कोई एक नाम बता दो मुझे, कोई एक लड़की जो अरीशा जैसी ना लगती हो तुम्हें। अब्बू प्लीज़, उसने सर झुका लिया। मेरे जज्बात का मजाक मत उड़ाएं, मैं संजीदा हूँ। आपने सच कहा, मैं डॉक्टर शहला के अलावा कोई नाम नहीं ले सकता। तुम फैसला कर चुके हो? उन्होंने लब भींच लिए। जी, उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। हाशिम को अपने चेहरे पर उनकी नज़रें बखूबी महसूस हो रही थीं। वो हत्तल इम्कान सपाट चेहरा लिए बैठा रहा। उस लड़की का माजी ठीक नहीं है हाशिम, दफतन वो थके थके लहजे में बोले। माजी? हाशिम ने हैरत से उनकी बात काटी। क्या हुआ है उसके माजी को अब्बू जी? उसने शादी की, चले मान लिया पसंद से की, ठीक है, उसे तलाक हो गई और उसके पास उसकी पहली शादी की निशानी भी मौजूद है। लेकिन इन सब बातों से कहीं यह नतीजा नहीं निकलता कि उसका माजी दुरुस्त नहीं था। खुदा न खास्ता वो कि करप्ट लड़की थी। उसने गलती की, इंसान खता का पुतला है। उसे कुदरत की जानिब से गलती की सज़ा मिल गई। अब वो आईने की मानिंद साफ चमकदार किरदार रखती है। गुजरे हुए 5 साल इस बात का सबूत हैं। बाबा, एक मुतलिका बच्चे की माँ से शादी अगर कोई बुरी बात होती तो हमारे पैगंबर की ज़िंदगी में उसका निशान ना मिलता। हम तो उनकी खाके पा भी नहीं, फिर हम क्यों ऐसा गुमान रखें? बाखुदा किसी मुसलमान को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो इस चीज़ को गलत समझे, बुरा कहे। फ़ारूक हसन की नज़रों में उलझन दर आई। चश्मे की कमानी मुंह में दबाए वो उसे देखते रहे। तुम्हारी माँ को कौन समझाएगा? वो उस लड़की का नाम सुनना पसंद नहीं करती। पहले उस जानिब से कोई मस्बत जवाब आ जाए बाबा, वो आहिस्ता से बोला। अम्मी से फिर बात कर लेंगे।
वहाँ कहलवा चुके हो? उन्होंने उसे घूरा। वो गड़बड़ा गया, फिर संभल कर बोला, फुप्पो को भेजा था यूं ही ज़रा राय मालूम करने के लिए, कोई रिश्ता तो नहीं भिजवाया बाबा मैंने। तुम रिश्ता भी भिजवा दो तो हम क्या कर लेंगे बरखुरदार। उन्होंने चश्मा फिर लगा लिया। बहरहाल अपनी वालदा साहिबा को मनाना आपका काम है, मुझसे ये दर्द सिरी ना होगी। इसके अलावा वो चंद लम्हे रुक कर बोले, वो अपना बेटा अपनी माँ को सौंप कर आएगी, हमारे घर में हमारी नस्ल परवान चढ़ेगी, ऐसा ना हो कि हमसे कोई ज्यादती हो जाए। हाशिम चंद लम्हे चुप रहा, फिर उन्हें किताब की जानिब मतवज्जा पाकर कमरे से बाहर निकल आया। एक बहुत बड़ा मरहला बेहद आसानी से तय हो गया था। चेहरे पर खुशियों के फानूस रोशन हुए, वो अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था। नरम गरम चादर अपने गिर्द लपेटे वो बानो कुत्सिया की पूर्वा में खोई हुई थी। साइड टेबल पर भाप उड़ाती कॉफ़ी का मग रखा हुआ था। वो बेहद पुरसकून माहौल का हिस्सा बनी हुई थी। यकायक उस माहौल में इर्ताश पैदा हुआ। चंचलाई हुई अनीका कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा सुता हुआ था। शहला ने किताब से नजरें हटाकर उसका चेहरा देखा। क्या हुआ? फ़ोन है, वो सख्त बिगड़ी हुई थी। किसका? हॉस्पिटल से है? उसने चादर हटाते हुए पूछा। पागल खाने से है, मेंटल हॉस्पिटल से। दिमागी मरीज आपसे बात करना चाहता है। वो बिपरी हुई शेरनी लग रही थी। क्या मतलब? वो गुमसुम सी हुई। अबरार का फ़ोन है? जी हाँ। क्या कहता है? उसका दिल अंदेशों का शिकार हुआ। उमर को लेने आ रहा है, कहता है तैयार कर दें। शहला चंद लम्हों के लिए साकत हुई, फिर वो बिफर कर उठी। तनफन करती वो फ़ोन तक पहुंची। क्या चाहते हो तुम? वो फ़ोन उठाकर दहाड़ी। क्या चाहते हो इब्रार जिलानी? मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहते हो? अपने 7 जन्मों के बदले चुकाना चाहते हो? तड़पा तड़पा कर मेरी बेबसी का तमाशा देख कर जान लेना चाहते हो मेरी? ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम कहाँ तक जा सकते हो। ले जाओ उसे, ले जाओ। तुम्हारा बेटा है ना वो? मेरी बेनाम हस्ती पर तुम्हारी नवाजिश के लम्हों का सबूत। ठीक है, ले जाओ उसे। मैं सिसक सिसक कर जान दे दूंगी, लेकिन तुमसे रहम की भीख नहीं मांगूंगी। रो रो कर अंधी हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी चौखट को सजदा नहीं करूंगी। वो दम बखुद उसको सुन रहा था। शहला, उसके खामोश होने पर वो आहिस्तगी से बोला, आई एम सॉरी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। यकीन जानो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जैसा तुम सोच रही हो। बाखुदा मैं तो सिर्फ उमर की मोहब्बत से मजबूर होकर चंद घंटे उसके साथ गुजारकर सुकून हासिल करना चाहता हूँ। तुम इस तरह से सोचोगी मुझे अंदाज़ा ना था। भला मैं तुमसे किस बात का बदला लूँगा? वो चुप होकर गहरे गहरे सांस भर रही थी। कहाँ थे तुम? फिर वो बोली, इतने सालों से कहाँ थे? वो पैदा हुआ, उसने घुटनों चलना सीखा, खड़े होकर कदम उठाना सीखा, माँ कहना सीखा, अपने गुमशुदा बाप के बारे में सोचना सीखा। इतना अरसा तुम कहाँ थे इब्रार जिलानी? अब तुम्हें उसकी याद आई जब उसका मासूम जहन हर तरह के गुमान कर सकता है, हज़ार हा सवाल सोच सकता है। अब तुम उसके सवालों का तल्ख जवाब बनकर आए हो। ये मोहब्बत पहले कहाँ थी? उसने गहरी सांस भरी थी। शहला, पिछले साल बाबा साईं चल बसे और चंद माह कबल अम्मा भी रुखसत हुई। बाबा ने मुझे कसम दी थी तुमसे कोई राब्ता ना रखने की। वो तुम्हारी औलाद को अपनी जायदाद में से कोई हिस्सा देना नहीं चाहते थे। उनके जीते जी मैं मजबूर था, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं उससे मिल सकता हूँ, उसे प्यार कर सकता हूँ, उसे उसका जायज़ हक दे सकता हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं बाकी ज़िंदगी भी दिल पर पत्थर रख कर गुजार सकता हूँ। तुम खुश रहो। शहला का गला रुंध गया। बहुत परवाह है तुम्हें मेरी खुशी की? हाँ है, वो बोला। तुम यकीन करो या ना करो, जिस बेटे को मैंने कभी देखा छुआ ना था, उसकी मोहब्बत ने मुझे इतना अरसा क्यों परेशान रखा? इस बात का जवाब मैं अक्सर खुद से पूछता हूँ। तुम भी खुद से पूछना, देखो क्या जवाब मिलता है। शहला से कुछ बोला ना जा सका। मैं फ़ोन रखता हूँ, वो बोला। तैयार कर रही हूँ उसे, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। ले जाओ। उसने गहरी सांस भरी थी। अब तक वैसी ही हो। शहला ने रिसीवर रख दिया। दिल में बेतहाशा दर्द महसूस होता था, आंखों में बेहद बेहिसाब जलन थी। वो तादेर खड़ी अपनी सिसकियों का गला घोंटती रही। अस्सलाम वालेकुम। पाटदार आवाज़ पर शफीका हयात और अजरा बेगम दोनों ने सर उठाकर देखा। फिरदौस बेगम अपना भारी भरकम वजूद संभाले चली आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। शफीका हयात मुस्कुराई। कहो अच्छी हो? शुक्र है। वो बैठ गई। बस ये जोड़ बेकार हुए जाते हैं, चलने फिरने के ना रहे हम। आप तो ऐसी रूठी बस छोटी बहू की होकर रह गई हैं। हम सूरत को तरसते हैं एक ही घर में रहकर। अरे भी अब इस उम्र में क्या रूठना मनाना, अपने दिन पूरे कर रहे हैं। यहाँ दिन कटे कि वहाँ कटे, बस चल चलाओ का वक्त है। तुम अपनी सुनाओ। फारूक हसन कैसे हैं? 2-2 3-3 दिन माँ को पूछने नहीं आते। बेटे से अच्छे मेरे पोते हैं, दिन में 10 चक्कर लगा लेते हैं।
आप ही के बेटे हैं वो, मेरी तो एक नहीं सुनते, वो बेजारी से बोली। अभी भी मैं अली का पता करने आई थी। टेलीफोन के बिल की आखिरी तारीख है, वो लग जाएगी। क्या कहते हैं, जुर्माना 100 रुपया ऊपर भरना पड़ेगा। अभी तो बाबा भरते हैं तो फिक्र नहीं, अपनी जेब से भरेगा तो मैया याद आएगी। हाँ, वो अपना पाँव दबाने लगी। राफे नाफे भी नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने गर्दन घुमाई। दोनों यूनिवर्सिटी गए हैं, अजरा बेगम ने जवाब दिया। अली और हमज़ा की क्लासें शुरू नहीं हुई? क्या खबर मुझे, यूनिवर्सिटी कॉलेज भी इनके बाबा की जागीर हुए। जब जी हुआ मुंह उठाकर चल देते हैं, वरना बेनथे बैल की तरह चरते हैं। अच्छा चलो, आ ही गई हो तो एक सलाह दो। शफीका हयात अचानक ही बोल पड़ी। फिर उन्होंने नज़रों ही नज़रों में अजरा बेगम से इजाज़त चाही। वो मुस्कुरा कर रह गई। कहिए अम्मा। फिरदौस बेगम चौकन्नी सी हो गई। हम नाफे के लिए आना चाहते हैं तुम्हारी तरफ, आएँ या ना आएँ? नाफे के लिए यानी? वो समझ कर भी ना समझ बन गई। जी ही जी में हिसाब किताब करने लगी। अरे भाई, अरीशा का हाथ मांगती हैं अजरा बेगम तुमसे अपने नाफे के लिए। वो हंसते हुए बोली। कहो तुम राज़ी हो? अंदर आती हुई नायमा के कदम वहीं रुक गए। वो कान खड़े करके सुनने लगी। फिरदौस बेगम तजब्जुब का शिकार थी। अब अम्मा, ऐसे चलते फिरते क्या जवाब दूँ? आपके बेटे की राय लेना भी ज़रूरी है, फिर ही कुछ कह पाऊँगी। वैसे मुझे तो नाफे भी पसंद है, अपने घर का बच्चा है, नज़रों के सामने ही पला बड़ा है, लेकिन फिर भी। हाँ फिरदौस, तुम तसल्ली से सोचो। शफीका हयात ने उन्हें मुतमईन किया। हम तो यूं ही ज़रा जिक्र कर रहे थे तुमसे, तुम सोच समझ लो। नायमा पलट कर भागी। एक अच्छी खबर उसके हाथ लगी थी। फैंटास्टिक न्यूज़। वो छलांग लगाकर कमरे में दाखिल हुई थी। चाय पीती हुई राबिया बेगम और कढ़ाई करती हुई वर्दा चौंक उठी। लड़की, राबिया बेगम ने उसे घूरा। छलावा हो क्या? पलक झपकी हाजिर, पलक झपकी गायब। अभी तो तुम सानिया की तरफ गई थी। गई थी अम्मी जान, बिल्कुल गई थी, वहीं से तो लाई हूँ चटपटी खबर। उसने चटखारा भरा। हाँ, देख आई होगी कोई नया सूट या नई डिश। वर्दा ने उसे नज़र भर कर देखा। तुम्हारे लिए तो ये भी खबर होती है कि सानिया ने बहुत अच्छा सूट सिलवाया है, और फिर उस खबर के साथ एक अदद फरमाइश टाँक कर अम्मी को सुना देती हो। जी नहीं जनाब, इस बार मैं असली तो सच्ची खबर लाई हूँ। मेरे इन बेगुनाह कानों ने खुद सुना है। लेकिन जाइए, मैं नहीं सुनाती आप लोगों को, यहाँ तो किसी को कोई दिलचस्पी ही नहीं। हाँ नहीं है हमें पराए घरों की बातों में दिलचस्पी। राबिया बेगम ने उसे घूरते हुए चाय का घूंट भरा। पराया घर? उसने एहतजाज किया। मैं असल जोक मामू की तरफ गई थी, वहाँ नानी अम्मी और फिरदौस मुमानी। खैर जाइए, मैं नहीं बताती। रायमा आपी होती ना यहाँ तो इतने ज़ोक़ो शौक़ से पूरी बात सुनती। वर्दा आपी तो बिल्कुल ही बोर हैं, उसने नाक चढ़ाकर कहा। वर्दा को हंसी आ गई। अच्छा चलो बको अब, उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मैं बेहद दिलचस्पी से सुन रही हूँ। पता है क्या? वो फिर पुरजोश हो गई। नानी अम्मी अरीशा का रिश्ता मांग रही थी नाफे भाई के लिए। अच्छा? वर्दा चौंक उठी। वाकई? राबिया बेगम ने भी दिलचस्पी ली। फिर भाभी जान ने क्या कहा? वो तो बड़ी खफा सी रहती हैं अजरा भाभी से। उन्होंने कोई खफगी वफगी नहीं दिखाई, वो मज़े से बोली। बल्कि उनका तो दिल चाह रहा था फटाफट हाँ कह दें, बस जब्त कर गईं। बदतमीज़। वर्दा हंस पड़ी। तुमने उनके अंदर झांक कर देख लिया? मैंने तो कमरे में भी नहीं झांका, वो बेनियाजी से बोली। बाहर ही खड़ी थी, लेकिन उनकी आवाज़ में जो बेताबी और खुशी थी, मैं उसी से समझ गई कि मुमानी जान के दिल में लड्डू फूट रहे हैं। क्या मतलब? राबिया बेगम ने उसे घूरा। ये तुम सारी गुफ्तगू छुप कर सुन रही थी? कहाँ थी तुम? ओहो अम्मी जी, मेरा कोई इरादा थोड़ा ही था छुप कर सुनने का। मैं तो सचमुच सानिया से मिलने ही गई थी, लेकिन जब मैं कमरे के अंदर जाने लगी तो मुझे मुमानी जान की आवाज़ आई। वो तो मेरी सूरत से चिढ़ती हैं, इसीलिए मैंने वापस आने का इरादा किया। तभी कुछ जुमले मेरे कान में पड़ गए। वो मासूम बनकर वजाहतें देने लगी, लेकिन राबिया बेगम उसे कड़ी नज़रों से देख रही थी। वर्दा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो अपने दुपट्टे की जानिब मतवज्जा हो गई, जिस पर वो फूल काट रही थी। नायमा, तुम कब सुधरोगी आखिर? कभी नहीं, वो ज़ेरे लब बोली। किस कदर गलत हरकत की है तुमने। कोई देख लेता तो क्या ख्याल करता तुम्हारे मुतालिक? यही सोचता कि माँ ने ऐसी तरबियत की है भाभीियों के घर की रिपोर्टें लेने के लिए। उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। वो बुरे बुरे मुंह बनाते हुए सुनती रही। पूरी बात सुनकर आई हो और कहती हो इत्तफाकन सुन लिया। इत्तफाकन एक आध जुमला सुना जा सकता है जिसका कोई मफहूम ना बने, पूरी कहानी मालूम नहीं हो सकती। और फिर दौड़ी चली आई बात फैलाने के लिए। मज़ीद गलत हरकत। बेजमालो कहीं की। वर्दा ने उसे चिढ़ाया। बेटे, राबिया बेगम उसकी उतरी हुई सूरत देखकर नरम पड़ गई। जिस तरह पैसे चोरी होते हैं, इसी तरह बात भी चोरी होती है। तुम बात चुरा कर लाई हो। इत्तफाकन सुना था तो अपने तक रखती, हमें बताने की क्या ज़रूरत थी? वो भी चटखारे ले लेकर, वर्दा ने इजाफा किया। देखे ना अम्मी, वो आखिरकार बेतरह चिढ़ गई।
ये आप ही मुझे क्यों छेड़ रही हैं? इसी से अकल सीखो, इतनी समझदार बच्ची है मेरी, और तुम हो कि हर दूसरे मिनट डांट खाती हो। अच्छा सॉरी, वो मिनमिनाई। वर्दा मुस्कुराते हुए उसे नज़रों ही नज़रों में गोया छेड़ने लगी। मैं अरीशा के पास जाती हूँ। अचानक ही उसे नया ख्याल सूझा। देखूँ तो उसे इल्म है या नहीं। बैठो आराम से, राबिया बेगम ने फिर डांट पिलाई। अभी क्या बात समझाई है मैंने? इस कान से सुनी और ज़रा सा गौर किए बगैर उस कान से निकाल दी। खबरदार जो अभी इस बात का जिक्र किसी से किया तो। लेकिन अम्मी, उसे तो पता होना ही चाहिए। हाँ तो उसकी माँ बताएगी ना, बाप बताएगा। तुम किस खुशी में दौड़ी भागी जाती हो, दीवानी कहीं की। उसकी माँ जब पूछेगी कि तुम्हें किस फरिश्ते ने आकर इतला दी थी, तब कहना उसे कि छुप कर बात सुनी थी। अच्छी इज्जत अफजाई होगी तुम्हारी। अच्छा ना, वो खज्जल हो गई। आराम से समझा दिया करें ना, गुस्सा क्यों होती हैं? आराम से समझने वाली हो तुम, उन्होंने मजीद घूरा। नाइमा ने सर झुका लिया और वर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ी। देख लूँगी, उसने मुक्का दिखाया। आज वो नहाने के बाद लेमन कलर का चिकन का सूट पहनकर बाल सुखाने छत पर चली आई थी। मौसम अच्छा हो रहा था। आसमान पर बादलों के टुकड़े इधर से उधर फिर रहे थे। हवा भी खूब चल रही थी। अक्सर घरों की छतें आबाद नज़र आ रही थीं। आसमान पर रंग बिरंग पतंगों का हजूम था। रबिया सर ऊपर किए इन हमाक से पतंगों की लड़ाई देखने लगी। अचानक ही उसे गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। आसमान से फिसलती उसकी नज़र बराबर में खड़े तसव्वुर पर पड़ी। न जाने किस वक्त बिल्कुल खामोशी से उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया था। वह घबराकर चंद कदम पीछे हट गई। तसव्वुर हंसने लगा। क्या हुआ, डर गई? वो चंद कदम मजीद आगे आ गया। रबिया ने खुद को संभालते हुए फ़ौरन कहा, मैं तो भूत से नहीं डरती, आप तो इंसान हैं। वो कदरे खुश्क लहजे में बोली। फिर वो दानिस्ता रुख मोड़कर दूसरी जानिब चली गई। तसव्वुर से वह अक्सर हंसी मजाक कर लेती थी। तमद्दन की निस्बत वो खासा बेज़रर और शौक दिखाई देता था, लेकिन आज उसने अजीब हरकत की थी। ऐसी हरकत जिस पर वाज़े तौर पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। रबिया को बदर याद आ गया। वो भी अक्सर जानबूझकर बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता था। इतना करीब कि रबिया को झिझक कर पीछे हटना पड़ जाता। शायद सिन्फ़े मुखालिफ को यूं झिझकता पाकर मर्दानगी को किसी किस्म की तस्कीन मिलती हो। रबिया का खुशगवार मूड अचानक ही ख़राब हो गया था। शायद तसव्वुर को इस बात का एहसास हो गया था। वो उससे कदरे फासले पर जाकर खड़ा हो गया। पतंगे अच्छी लगती हैं तुम्हें? वो खुश दिली से पूछने लगा। रबिया ने चंद लम्हे उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो चाहती थी कि उसे अपनी गलत हरकत का एहसास हो जाए। वो खामोश खड़ी रही। कभी उड़ाई है पतंग? नहीं, वह मुख्तसिर बोली। आता ही नहीं होगा उड़ाना? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। सीखोगी तो आ जाएगा, मैं सिखा दूंगा। मुझे शौक़ भी नहीं है, वो हनूज़ खुश्क लहजे में बोली। अच्छा, हाँ लड़कियों को कम ही शौक़ होता है। वो बेवजह हंसा। लड़कियों को तो और ही तरह के शौक़ होते हैं। सजने संवरने का शौक़, गोरा होने का शौक़, बाल बढ़ाने का शौक़। तराना को भी बाल बढ़ाने का शौक़ है, और वो सोलत, हाँ गंजी कबूतरी, उसके बाल ऐसे ही ज़रा ज़रा से रहते हैं, बढ़ते ही नहीं। फिर वो संजीदा होकर उसे देखने लगा। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं रबिया, इतने लंबे, इतने स्याह, इस कदर मुलायम। उसका बस न चलता था कि वो हाथ बढ़ाकर उसके बाल छू लेता। रबिया तिल मिलाकर रह गई। उसने कब किसी मर्द के लबों से ऐसी बेबाक तारीफ़ सुनी थी। उसने खफगी भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। तसव्वुर भाई, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, उसने हत्तल इम्कान पुरसुकून रहने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, वो फिर बेवजह ही हंसने लगा। लड़कियों को तो तारीफ़ बहुत पसंद होती है, तुम्हें पसंद नहीं। खैर, क्या पसंद है तुम्हें? कभी कभार अकेला रहना, वो सामने देखते हुए बोली। अभी भी यही जी चाह रहा था, इसलिए ऊपर आई थी। तसव्वुर का चेहरा बुझ गया। वो उसका मतलब समझ गया था। मैं तो यूं ही चला आया था पतंगे देखने, मुझे इल्म नहीं था कि ऊपर तुम हो। रबिया खामोश खड़ी रही। तसव्वुर कुछ देर किसी गाने की धुन पर सीटी बजाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करता दूसरी जानिब चला गया। रबिया कुछ देर खड़ी बेमकसद सोचती रही। उसे फिर बदर याद आया, फिर चचा हाकिम याद आए। उसका मुंह न जाने किस एहसास से कड़वा हो रहा था। रबिया गहरी सांस भरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सुनो ए रबिया, कोई उसे सरगोशियों में पुकार रहा था। चूल्हे को स्कॉच ब्राइट से रगड़ती हुई रबिया ने गर्दन घुमाकर देखा। सहन में खुलने वाली खिड़की में से तराना किचन में झांक रही थी। ओ बुद्धू, उसे मतवज्जा होता देखकर वो कदरे झंझलाई। न जाने वो वहाँ कब से खड़ी उसे आवाज़ें दे रही थी। रबिया ने सिंक में हाथ धोए और खिड़की तक चली आई। क्या है, अंदर क्यों नहीं आती? आहिस्ता उसने लबों पर उंगली रखकर कहा। फुप्पो कहाँ हैं? सो रही हैं। क्यों? उसे उसके अंदाज पर ताज्जुब हुआ। सोलत, वो क्या कर रही है? सोलत तो घर पर नहीं है, स्कूल से अब तक नहीं लौटी। तराना का चेहरा खिल उठा।
अच्छा मैं आती हूँ। वो खिड़की के सामने से हट गई। रबिया कुछ ना समझते हुए बरामदे में चली आई। तराना दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। उसके हाथ में एक पैकेट था जिसको खूबसूरती से पैक किया गया था। ये क्या है? रबिया ने इश्तियाक से पूछा। खामोश, वो सरगोशी में बोली और सीधी अपने बाप के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो पैकेट उसने अलमारी के निचले खाने में रख दिया। मुनव्वर अमीन अपने बिस्तर पर आंखें मूंदे बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। उनका ज़्यादातर वक्त इसी अंदाज में गुजरता था। वो दोनों कमरे से बाहर निकल आईं। तुमने खाना खा लिया? तराना ने शगुफ्ता अंदाज में पूछा। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई थी। तुम्हारे लिए खाना निकालूं? दोनों साथ साथ चलते हुए किचन में आ चुकी थी। नहीं, वो मुस्कुराई। मैं बर्गर खाकर आई हूँ। अच्छा, रबिया सादगी से बोली। चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए? हाँ, चाय पीऊँगी, लेकिन ठहरो। किचन का नक्शा बता रहा है कि तुम्हारा सारा दिन आज यहीं तमाम हुआ है। तराना की निगाहें चारों तरफ घूमने लगीं। ये धुली धुलाई बर्नियाँ और बोतलें, साफ़ सुथरे शेल्फ, खूब मंजे हुए बर्तन और ये चमकता हुआ चूल्हा, खूब मेहनत हुई है। मुझसे गंदा किचन बर्दाश्त नहीं होता। वो मुस्कुरा दी। मुझे किसी ने कहा नहीं था ये सब कुछ करने के लिए। बस वक्त गुजारने के लिए कोई मसरूफियत तो होना चाहिए ना। ठीक है भाई, ठीक है। उसने ठंडी सांस भरी। अब कम से कम मैं तुम्हें चाय बनाकर तो पिला सकती हूँ ना? नहीं, रबिया बोली। मैं बनाती हूँ चाय। ज़रा ये चूल्हा साफ़ कर लूँ। तुमसे नहीं जीत सकती। चलो मैं तब तक कपड़े बदल लूँ, फिर छत पर चलते हैं। वो किचन से निकल गई। रबिया ने मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखा। इतना तो वो जान गई थी कि आज तराना बेहद खुश थी। वजह अनकरीब उसे मालूम होने वाली थी। छत पर उसे ले जाकर तराना भी छत की तरह हो जाती थी, खिली खिली और रोशन रोशन। रबिया से वो अपने दिल की सब बातें कह डालती थी। रबिया ने चूल्हा साफ करके चाय का पानी रख दिया। बावर्ची खाने का उजलापन उसका मन उजाल रहा था। सब कुछ साफ सुथरा और निखरा हुआ देखकर उसे रूहानी खुशी मिल रही थी। उसे महसूस ना हुआ कि किचन के दरवाजे पर खड़ी तराना मुस्कुराते हुए उसे अपनी मेहनत पर खुश होते हुए देख रही थी। बहुत खुश हो? उसने पूछा तो रबिया चौंक गई। हाँ, वह हंसी, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। तराना चौंकी उसे गहरी नज़रों से देखने लगी। तुमसे किसने कहा मैं खुश हूँ? रबिया ने मुस्कुराकर उसे देखा और चाय का मग उसे थमा दिया। तुम कहोगी, लेकिन छत पर चलकर। तराना झींप कर हंस दी। आज मेरी सालगिरह है। अब्दुल बारी ने मुझे लंच कराया और गिफ्ट भी दिया है। उसने छत पर चहलकदमी करते हुए उसे बताया। पसंद करती हो तुम अब्दुल बारी को? रबिया ने उसकी आंखों की जलती हुई जोत देखी। बुद्धू, तराना ने उसे घूरा। ये भी पूछने की बात है? पसंद ना करती तो उसके साथ घूमती फिरती, तोहफे लेती ख्वामखा में। शादी क्यों नहीं कर लेते तुम दोनों? उससे कहो ना मैना आंटी से बात करे। तराना की आंखों की जोत मद्धम पड़ गई। वो उदास सी हो गई। मैंने शादी कर ली तो अब्बू का क्या होगा रबिया? भाइयों के मुतालिक तो तुम जान ही गई हो। उन्हें घर से जितनी दिलचस्पी है वो ढकी छुपी बात तो नहीं। रो धोकर महीने का राशन ले आते हैं और बस। अब्बू की दवाइयाँ, दीगर अखराजात, ये सब कुछ मेरी तनख्वाह से चलता है। फिर अभी बारी की पोजीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हम कुछ अरसा तो शादी का सोच भी नहीं सकते। मैना आंटी जानती हैं उसके मुतालिक? रबिया ने पूछा। वो मुझसे भी पूछ रही थी बारी के मुतालिक। हाँ, मालूम है मुझे। ये सोलत एक नंबर की जासूस है। मैं कभी कभार उससे अपने दिल की कह सुन लेती थी। मुझे इल्म ना था कि ये मीसनी फुप्पो को पूरी रिपोर्टिंग करती है। उसने उन्हें खूब भड़काया। फुप्पो ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने बाहर किसी लड़के से रवाबत रखे तो वो तसव्वुर और तमद्दन को बताकर मेरी खूब ठुकाई करवाएंगी। रबिया ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। वो बेहद लापरवाही से सब कुछ कह रही थी। लेकिन वो इतनी सख्त क्यों है तराना? तराना ज़ोर से हंस दी। वो जालिम समाज है रबिया, जालिम समाज। मोहब्बत के गुलाबी सपनों से उन्हें सख्त नफरत है। किसी की आंखों में रंगीन सपने देखकर उनका बस नहीं चलता कि वो उन आंखों को नोचकर अंधा कर दें। लबों पर महकती हंसी से उनके कानों में जहर भरने लगता है। आंखों में खून उतर आता है। उनका बस नहीं चलता कि वो एक ऐसा कानून पास करवा दें जिसके तहत मोहब्बत का नाम लेने वालों की ज़ुबानें खींच दी जाएं, ख्वाब बुनने वाली आंखों में सलाइयाँ फिरवा दी जाएं, नगमे सुनने वाले कानों में सीसा भर दिया जाए। रबिया दम बखुद सुनती गई। बहुत हिम्मत वाली हो, वो इतना ही कह सकी। तराना ने संजीदगी से उसे देखा। उसके चेहरे पर बेनियाजी थी। इतनी सख्त हुकूमत, इतनी सरफिरी बगावत, इतनी सी बात नहीं समझती रबिया। सांस लेने को रोज़न मुयस्सर ना हो तो दीवारें ढा दी जाती हैं। रबिया को बागी तराना से खौफ सा महसूस हुआ। अचानक ही वो चौंकी। सीढ़ियों पर उसने बालों की स्याही देखी। फिर उसे लाल कपड़ों की झलक नजर आई। कोई छुपकर वापस जा रहा था। तराना, किसी ने हमारी बातें सुनी हैं। वो अचानक ही डर गई। तराना ने मुड़कर देखा। कौन था? पता नहीं, सुर्ख कपड़ों की झलक थी। सोलत, तराना ने लब सुकेड़े। ये लड़की किसी दिन नुकसान उठाएगी मेरे हाथों।
मुझे डर लग रहा है तराना। बुद्धू, तराना ने उसे घूरा। सुनो रबिया, जल्दी मत सोना, हम रात को छत पर गिफ्ट खोलेंगे। पता नहीं बारी ने मेरे लिए क्या ख़रीदा होगा। वो अपने गिफ्ट के मुतालिक सोचने लगी, जबकि रबिया कुछ और सोच रही थी। कल इबाद आ रहा है। रात के खाने पर मुनीसा बेगम ने सबको इतला दी थी। शहला और अनीका के चेहरे खिल उठे। उमर ने खुशी से नारा लगाया, इबाद मामू, हुर्रे नानो, मैं उन्हें अपने पापा के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। शहला अपनी प्लेट पर झुक गई, जबकि अनीका की पेशानी पर बल पड़ गए थे। मुनीसा बेगम ने प्यार से साथ बैठे हुए उमर का गाल थपका। नानो, उसने फिर कुछ बोलना चाहा। उमर, शहला ने उसे टोक दिया, खामोशी से खाना खाओ। क्यों झिड़कती हो बच्चे को बार बार? मुनीसा बेगम ने धीरे से उसे टोका। इसके मासूम जहन में बदगुमानियाँ मत पैदा करो। बोल रहा है ना, बोलने दो। क्या लेता है तुम्हारा? हर तरह के हालात को ज़हनी तौर पर कबूल करना सीख लो शहला बेटी, फिर इतना परेशान नहीं रहता मन। बहती धारा के साथ बहने दो सबको। शहला ने टिश्यू से मुंह साफ़ किया। मीठा ले लो। वो उसका इरादा भांप कर बोली, तुम्हें तो बेहद पसंद है बादाम का हलवा। बस अम्मी, अभी मूड नहीं है। वो डाइनिंग टेबल से उठ गई। अनीका, अपने लिए चाय बनाओ तो मुझे भी देना 1 कप। जी अपिया, उसने भांजे के सर पर चपत लगाते हुए कहा। नानो, वो माँ के जाने के बाद बोला, मम्मा को क्या हुआ है? मुझसे नाराज़ ही रहती हैं। नहीं बेटा, वो प्यार से बोली, वो तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। माँ तो अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। माँ तो अपने बच्चों को बहुत चाहती है। और पापा, एक तो इसकी सुई, अनीका ने दांत पीसे, अटक गई तो बस अटक गई। ना करो अनीका, बच्चा है। उन्होंने खफगी से देखा। बच्चा नहीं है अम्मी, पूरा छुपा रुस्तम है। मैं तो चली चाय बनाने। वो भी उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मुनीसा बेगम ने उमर को गोद में उठा लिया। बादाम का हलवा खिलाऊं आपको? वो दुलार से पूछने लगी। नहीं नानो, मम्मा रोज़ सुबह खिलाती हैं। मम्मा कहती हैं इससे दिमाग मजबूत होता है। खाला जानी उनसे कहती हैं इसका दिमाग तो पहले ही बहुत तेज़ है अपिया, इसे मज़ीद तेज़ ना करें। उसने खाला की नकल उतारी। माशाअल्लाह, क्यों ना हो। उन्होंने उसका माथा चूमा। नानो, आप सबसे अच्छी हैं, आप मुझे बिल्कुल नहीं डांटती। नानो, एक बात बताऊं आपको? उसने डरते डरते पूछा। हाँ हाँ बताओ। वो उसे अपने बिस्तर तक ले आई। मेरे पापा भी मुझे बिल्कुल नहीं डांटते। अच्छा, वो खामोश सी हो गई। पता है नानो, वो मुझे ज़ू भी लेकर गए थे, सिंदबाद भी लेकर गए। उन्होंने मुझे सब झूलों पर बिठाया, फिर मुझे आइसक्रीम खिलाई। कितने अच्छे पापा हैं मेरे। मुनीसा बेगम ने गहरी सांस भरी थी। अब सो जाओ उमर, सुबह स्कूल जाना है ना। हाँ नानो, सुबह मैं ज़रूर स्कूल जाऊँगा। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊँगा अपने पापा के बारे में। उमर, कमरे के दरवाजे पर शहला खड़ी थी। चलो मैं सुलाऊँ तुम्हें, अम्मी के काबू में कहाँ आने वाले हो तुम। खुद भी जागोगे सारी रात, इन्हें भी जगाओगे। वो बिस्तर से छलांग लगाकर माँ की गोद में लटक गया। नानो, शब्बा खैर। उसने हाथ हिलाया। शब्बा खैर मेरी जान। वो मोहब्बत से मुस्कुरा दी। शैला उसे गोद में लिए अपने कमरे में चली आई थी। उसने मोहब्बत से उसे बिस्तर पर फेंका और ख़ुद उसके गुदगुदी करने लगी। शैतान कहेंगे, शिकायत लगाते हो मम्मा की नानों से? हाँ, मम्मा डांटती हैं तुम्हें? वो हंसते हंसते बेहाल हो गया। मम्मा, मम्मा मेरी बात सुने। हाँ सुनाओ। उसने हाथ रोके। मैं कभी आपकी शिकायत नहीं करता, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। पता है कितनी? शैला ने मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया। इतनी? उसने छोटे छोटे हाथ हत्तल इम्कान दूर किए। बल्कि इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, पप्पा से भी ज़्यादा। उसने कनखियों से माँ का चेहरा देखा। शहला मुस्कुरा दी। मगर मुझे तुम्हारे पापा बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम मेरे सामने उनका जिक्र मत किया करो, समझे? उसका चेहरा उतर गया। वो अपनी मासूम निगाहों में हैरानी भरकर उसे देखने लगा। मम्मा, पापा तो आपको बहुत लाइक करते हैं। वो मुझसे आपकी बातें करते हैं। शहला का दिल अजब अंदाज में धड़का था। उसकी हथेलियाँ नम हो गईं। तुम उनसे मेरी बातें मत किया करो उमर। वो उससे दूर हो गई। वो भी उठकर बैठ गया था। क्यों मम्मा, क्यों ना करूं? उसके अंदाज में ज़िद थी। हमें अच्छा लगता है आपकी बातें करना। बेबसी से शहला की आंखों में आंसू आ गए। वो दांतों से लब कुचलने लगी। मम्मा, पापा कहते हैं आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैंने कहा झूठ, मेरी मम्मा तो कभी आइसक्रीम नहीं खाती। और पापा बोले आपको रेड कलर पसंद है। मैंने कहा गलत, मेरी मम्मा के पास एक भी ड्रेस रेड कलर का नहीं है। पापा बोले। वो कहता जा रहा था। शहला के कानों से आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ दूर, बहुत दूर होती चली गई। वो कहीं और जा पहुंची थी। अब निगाहों के सामने से धुंधले धुंधले मंजर गुजर रहे थे, रूई के गालों जैसे मंजर। क्या करते हो प्लीज़ इब्रार? उसकी हंसी की झंकार से पूरा कमरा गूंज रहा था। वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम उसके गालों पर मल रहा था। खाओ, नहाओ, पूरी ख़त्म करो।
مجھے رات کے 1:30 بجے آئس کریم لینے بھیجا ہے نا تم نے، اب کہتی ہو کھائی نہیں جاتی، ختم کرو۔ ابرار وہ اٹھ کر بھاگنے لگی تھی۔ اس نے اس کا لال آنچل پکڑ لیا تھا، دوپٹہ اس کے گلے سے نکل کر اس کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ وہ اسے رومال کی طرح گلے میں باندھ کر بیٹھ گیا۔ اب لے کر دکھاؤ، بہت برے ہو تم، وہ ہتھیلیوں سے گال رگڑتے ہوئے بولی۔ چیک تو کرو، اس نے شرارت سے آنکھ میچی تھی۔ ایسے ہی کہہ دیا؟ شہلا نے اسے زبان چڑھائی۔ ارے تمہاری زبان تو سفید ہو رہی ہے، پاس آ کر دکھاؤ۔ وہ ڈاکٹری جھاڑتا۔ آپ ہی کے جتنی ڈاکٹر ہوں میں بھی جناب، وہ انگوٹھا دکھاتی۔ ارے تمہارے تو ناخن بھی پیلے ہیں، چلو نسخہ لکھواؤ۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ مما مما، عمر نے اس کا کاندھا ہلایا۔ کیوں ہنس رہی ہیں آپ؟ شہلا جیسے یکدم ہوش میں آئی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بجھا دی۔ کچھ نہیں، چلو سو جاؤ۔ اماں راہ دیکھتی ہیں تمہاری، شکایت کر رہی تھی مجھ سے۔ انہوں نے گاؤن لے کر صوفے کی پشت پر ڈال دیا۔ فاروق حسن بستر پر لیٹتے لیٹتے رک گئے۔ پہلے کہا ہوتا میں مل لیتا جا کر، اب رات کے 10 بجے بتا رہی ہیں، اماں تو سو گئی ہوں گی۔ اماں تو سو گئی ہوں گی لیکن تم ذرا جاگو۔ وہ ہانپتی کانپتی بستر کے دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ایک مشورہ دو۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے بیگم کی جانب دیکھا۔ عذرا نے نافع کے لیے عریشہ کا خیال ظاہر کیا ہے۔ میں نے کہا عریشہ کے باپ کی صلاح کے بغیر میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اب تم کہو، مجھے تو مناسب ہی معلوم پڑتا ہے۔ بچی اپنے گھر میں ہی رہے گی نگاہوں کے سامنے۔ ماہین کو گھروں میں بیاہ دیا۔ تسنیم میاں تو بہت بھلے ہیں مگر ماں بہن غضب کی تیز ہیں۔ ماہین کا اپنا مزاج بھی تیز ہے، دھڑکا سا رہتا ہے جی کو ہر وقت۔ بچی اپنوں میں جائے تو اتنا وہم نہیں ہوتا۔ چلو رافع نہ صحیح، نافع صحیح، وہ بھی بھلا مانس ہے، پڑھ رہا ہے ابھی، کسی قابل ہو ہی جائے گا۔ فاروق حسن کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اپنی بچی کی بات آئی تو آپ کو خاندان اچھا لگا۔ ہاشم کے لیے میں ثانیہ اور نائمہ کا کہتا تھا تو آپ خفا ہوتی تھی کہ خاندان میں نہیں کرنا۔ اب کہیے بیٹی کی ماں بن کر سوچا تو کیسا لگا؟ عذرا اور رابعہ بھی تو ایسا ہی سوچتی ہوں گی۔ فردوس بیگم خفیف سی ہو گئیں۔ ارے ہاں، ہم تو ثانیہ پر بھی راضی ہیں اور نائمہ پر بھی، ہماری اپنی بچیاں ہیں۔ غصے میں بھلا برا منہ سے نکل ہی جاتا ہے، مگر تم تو بائیں کاندھے پر سوار ہو ہمارے، فٹافٹ اندراج کرتے ہو۔ فاروق حسن مسکراتے رہے۔ تم بیٹا راضی کر لو تو جس کو کہو گے بیاہ لاؤں گی، سر کے بل جاؤں گی۔ جیسی نیت ویسی مراد، وہ برجستہ بولے۔ خاندان کی لڑکی نہ لانے کا مصمم عزم کیے بیٹھی تھیں۔ خدا نے آپ کی مراد پوری کی، اب آپ باہر سے ہی بہو لائیں۔ خیر بات تو کچھ اور ہو رہی تھی، آپ عریشہ کے متعلق پوچھ رہی تھی تو میرا بھی وہی خیال ہے جو آپ کا ہے۔ پھر اماں نے رشتہ جوڑا ہے، اللہ نے چاہا تو بہت اچھا رہے گا۔ آپ بسم اللہ کہہ کر ہاں کیجئے، البتہ عریشہ کی رضامندی معلوم کر لیں۔ ہماری لڑکیاں بڑوں کے سامنے نہیں بولتیں، وہ ہاتھ نچا کر بولیں۔ درپردہ انہوں نے شوہر کو چھوٹی نند کی بابت یاد کروایا تھا۔ نافع خوبصورت سلجھا ہوا پڑھا لکھا لڑکا ہے، لڑکیاں یہی کچھ چاہتی ہیں، وہ بھی رسانیت سے بولے۔ فردوس بیگم بھی ان کا مطلب بھانپ کر خاموش ہو رہیں۔ ہاشم کا کیا کروں؟ وہ پھر بے بسی سے گویا ہوئیں۔ آپ کچھ سمجھائیں اسے۔ مجھے اس کی حالت یاد آ جاتی ہے، وہ بھی دھیرے سے بولے۔ وہ بے حد حساس لڑکا ہے بیگم، زور زبردستی نہ کیجیے گا۔ اگر اس کے اصرار میں واقعی ماضی کسی شدت ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیجیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ان کا گلا رند گیا۔ بہو کے ساتھ پوتا بھی ملا ہے۔ لائٹ آف کر دیں، انہوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ فردوس بیگم غمزدہ انداز میں تادیر بیٹھی رہیں۔ عمر بالآخر سو گیا تھا۔ معصوم بچپنے کی معصوم نیند تھی، شکوک و شبہات اور وسوسوں سے پاک نیند، جہاں آئندہ کے اندیشے تھے نہ بیتے کل کی پرچھائیاں۔ سکون ہی سکون تھا، اطمینان ہی اطمینان تھا۔ وہ سکون و اطمینان کے ساتھ بے خبر سو رہا تھا۔ شہلا نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اس کے بکھرے بال ماتھے پر سے سمیٹتے ہوئے اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ آنکھیں ماں جیسی تھیں، بال بھی ماں کی طرح کالے اور گھنے تھے۔ ناک کی اپنی ہی وجہ تھی، چھوٹی اور گول سی، لیکن لبوں کا کٹاؤ بالکل باپ کا سا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے بائیں گال میں گڑھا بنتا تھا، ایسا گڑھا شہلا کے گال میں بھی پڑتا تھا اور ابرار کے بھی۔ یہ خصوصیت اس نے ماں اور باپ دونوں سے لی تھی۔ شہلا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے بستر سے اتر آئی اور بک شیلف کے قریب کھڑے ہو کر مختلف کتابوں پر نظریں دوڑانے لگی۔ اس کا ذہن فرار چاہ رہا تھا اور ایک خاص سوچ اس فرار کا تعاقب کر رہی تھی۔ کتابوں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ آگے چلی آئی۔ کھڑکی کے پاس آ کر اس نے کھڑکی کا سلائڈنگ ڈور کھولا۔ باہر لان میں اندھیرا تھا، رات کی رانی اور جنگلی گلاب کی ملی جلی مہک دھیرے سے کمرے میں در آئی۔ شہلا نے بےقل ہو کر کھڑکی بند کر دی۔ کتنا کچھ کہا تھا اس نے ایکان سے، کس قدر جھوٹ بولنا پڑا تھا اسے، اور وہ ایکان، وہ کس قدر درست تھی، کتنی ذہین تھی وہ۔
اس نے شہلا کا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ شہلا آئینے کے سامنے چلی آئی۔ سامنے اس کا عکس تھا۔ وہ ایقان کی نظروں سے اپنا آپ کھوجنے لگی۔ اپنی سیاہ آنکھیں غور سے دیکھو، اس نے کہا تھا۔ اپنے تراشے ہوئے لبوں پر دھیان دو۔ اپنی ان سیاہ زلفوں سے پوچھ دیکھو، انہیں ایک چاہنے والا، سراہنے والا درکار ہے۔ شہلا نے آنکھیں بند کر لیں۔ شالو، اس کے کانوں میں بھولی بسری سرگوشی چاکی۔ شہلا نے سہم کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ دیکھا، آئی نہ لاج اس تصور سے، ایقان کہہ رہی تھی۔ کیسے کہہ سکتی ہو شہلا کے جذبوں کے علاوہ سرد پڑے ہیں، رخساروں پر بکھرتی حرارت جھوٹ نہیں بولتی۔ ایقان، اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ یہ بات تو میں اپنے آپ سے کہتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ جذبوں کے علاوہ سرد نہیں ہے، مگر چنگاریاں جو چھپی ہوئی ہیں ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس پرپیچ رستے پر بس ایک ہی مسافر منزل تک پہنچا تھا۔ افسوس تو یہ کہ وہ منزل کو منزل نہ سمجھا، وقتی پڑاؤ سمجھا، لیکن اس کے قدموں کے نشان آج تک۔ وہ سسک پڑی۔ اب تک ویسی ہی ہو، کسی نے ہنس کر کہا۔ شہلا ڈر گئی۔ یہ کس نے جی کا چور دیکھا تھا؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ جالی کے سفید پردے چپکے چپکے مسکرا رہے تھے۔ یہ ایروپلین کی تصویر یہاں لگاؤ اور یہ ٹرین یہاں۔ ایقان بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ مما، یہ ایمان ساری گلو ضائع کر رہی ہے۔ مومن نے اس کی توجہ ننھی ایمان کی جانب مبذول کروائی، جو گلو نکال نکال کر کارپیٹ پر لگا رہی تھی۔ ہائے، وہ جلدی سے اٹھی۔ گندی بچی، یہ کیا کیا تم نے؟ کارپیٹ کا ناس مار دیا۔ اب یہ کیسے صاف ہوگا؟ تمہارے ابا جاپان سے آئیں گے یہ صاف کرنے۔ ایمان ہنستے ہوئے اٹھ کر بھاگی۔ ایقان اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اچانک رکی۔ کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی جس نے اس کے پورے وجود میں آگ سی بھر دی۔ وہ پسینے پسینے ہو گئی، اس کا حلق خشک ہو گیا۔ مما، مومن جو غور سے ماں بیٹی کے درمیان ریس ملاحظہ کر رہا تھا چونک اٹھا۔ مما، کیا ہوا؟ ایقان بمشکل صوفے تک پہنچی۔ مومن آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ ایمان پردے کے پیچھے جا چھپی تھی۔ مما، آپ کی طبیعت خراب ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ایقان محض اس بات میں سر ہلا پائی۔ ٹیسیں رہ رہ کر اٹھ رہی تھی۔ میں پانی لاتا ہوں۔ وہ کچن کی جانب دوڑ گیا۔ ایقان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر رہا تھا۔ تبھی فون کی بیل بجنے لگی۔ مومن نے جا کر فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ہیلو، جی پپا، میں مومن ہوں۔ ایقان چونک گئی۔ مما کی طبیعت خراب ہو گئی پپا، میں انہیں پانی پلا رہا ہوں۔ اس نے اپنی مستعدی کے متعلق بتانا ضروری خیال کیا۔ ایقان اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے فون تک گئی۔ ہیلو، وہ دھیرے سے بولی۔ ایقان، کیا ہوا ہے یار؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں عاشر، بس اچانک ہی کمر میں ٹیسیں سی اٹھنے لگی ہیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ کراہی۔ تم فون کر کے رافع یا ہاشم کو بلا لو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اچھا، اس نے کہا۔ اس کی پلکیں نم ہو گئی تھیں، لب کانپنے لگے تھے۔ عجب موسم تھے جدائی کے، پوری زندگی پر محیط دکھائی دیتے تھے اس کو، تو محض آواز سے کب تک خود کو تسلیاں دیتی وہ۔ ایقان نے اس لمحے خود کو بے حد تنہا اور ملول محسوس کیا تھا۔ ایقان، ایقان، وہ آوازیں دے رہا تھا۔ ہاں، اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں سن رہی ہوں عاشر، آئی لو یو جانو۔ یہ بھی گویا تسلی دینے کا انداز تھا۔ ایقان کی تسلی اب اس جملے سے نہ ہوتی تھی، ورنہ بہت عرصے تک تو وہ یہی سہ لفظی جملہ سن کر شانت ہو جایا کرتی تھی۔ دل انہی لفظوں کی تکرار کیا کرتا تھا۔ وہ خوش خوش پھرا کرتی تھی۔ دوسری جانب سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ ایقان نے مرے مرے انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ دل کو اب لفظوں کی تسلی کافی نہ تھی، جی بھر کر رو لینے کے لیے ایک کاندھا درکار تھا۔ ٹیس پھر اٹھی تھی۔ وہ حیات ولا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون عذرا بیگم نے اٹھایا۔ ہیلو بھابھی جان، وہ بولی۔ ایقان بات کر رہی ہوں۔ جی، میری طبیعت کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی، کمر میں درد ہو رہا ہے۔ جی، رافع کو بھیج دیں، بھائی جان کی گاڑی لے آئے۔ جی اچھا، اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ہم بیچاری عورتیں، صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ سوچنے لگی۔ 21ویں صدی کا نعرہ لگا کر شخصی آزادی کی باتیں کرتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، لیکچرز دیے جاتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، آزادی نسواں کی باتیں ہوتی ہیں۔ عورت آزاد ہے، عورت مرد کے سہارے کی محتاج نہیں، عورت اکیلی رہ سکتی ہے، بچے پال سکتی ہے، نوکری کر کے اپنا گھر چلا سکتی ہے، سبھی کچھ کر سکتی ہے۔ بیچاری حوا سب کچھ کر گزری، مگر آدم کے شکنجے سے آج تک اپنا دل آزاد نہ کروا پائی۔ آزاد وجود کے اندر قیدی دل لیے پھرتی ہے۔ وہاں سے محض ایک جملہ کہہ کر فرض پورا ہو جاتا ہے، آئی لو یو جانو۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ بول دینا۔ یہاں قیدی دل تادیر تکرار کرتا ہے، پاگل دیوانہ ساری ساری رات اسی ایک جملے کا تعاقب کرتا ہے
यही सुनते सुनते रहने की ख्वाहिश में उम्र गुजार देता है। और बेचारी औरत कहती है मैं आज़ाद हूँ। जिनका दिल जंजीर की छनक का गुलाम हो, उनके वजूद आज़ाद नहीं हुआ करते। दीवानी औरतों। वो हयात विला चली आई थी। डॉक्टर ने 10-15 दिन बेड रेस्ट की हिदायत की थी। नौउम्र लड़कियों बालियों की तरह तो उछलती कूदती फिरती हो तुम। शफीका हयात ने उसे आड़े हाथों लिया। शौहर परदेस में है, छोटे छोटे बच्चों का साथ है, तुम्हें तो दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। अपना ख्याल खुद ना रखोगी तो बीबी खुदा फरिश्ते तो उतारेगा नहीं जो पल पल तुम्हारा हाथ पकड़कर सहारा दें। हिरनी किसी कलांचे भरते मैंने बारहा देखा है तुम्हें। मेरा जी धड़क धड़क जाता है, पर तुम बेधड़क छलांग लगाती हो यहाँ से वहाँ तक। वो कान लपेटे बैठी रही। मेरे मुंह में खाक। कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो मियाँ से क्या कहती। हाँ, मैंने ठेका लिया है ना सब कुछ सीधा सीधा रखने का। वो झल्लाई। यहाँ हमारा दिल उल्टा सीधा आड़ा तिरछा सभी कुछ हो जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। और अम्मा, औरत अपने दिल से मर्द की बांधी है। उसे मर्द ही भाता है हर रूप में, भाई हो, बेटा हो और तो और दामाद हो, बस वही सही है। आपको बेटी की फ़िक्र नहीं, दामाद की सोच की तशवीश है। हद हो गई। अरे अरे, कैसी नामाकूल हो रही हो तुम। उन्होंने बेटी को घूरा। वो हमें ही सौंप कर गया है तुम्हारी खबरगिरी। फ़िक्र ना करेंगे क्या? और तुम्हें ये काहे का भूत सवार है? पता नहीं, बस गुस्सा आ रहा है हर किसी पर। बेटी, वो नरम पड़ गई। क्यों जान हलकान किए रखती हो? 4 पैसे कमाने परदेस गया है बच्चा, आ जाएगा। साथ हंसने खेलने को उम्र पड़ी है। माँ थी हाल से बेहाल हुई बेटी के एहसासात समझ गईं। ये भी दुरुस्त कहा अम्मा। पैर मेरे कब्र में लटके होंगे और मैं खेलती फिरूंगी लाठी के सहारे। अजरा बेगम खिलखिलाकर हंसती। वो उसके लिए शेक बनाकर लाई थी। अपने नाम की एक ही है। शफीका हयात भी मुस्कुरा दी थी। फ्राइंग पैन में रखे हुए कबाबों को एहतियात से पलटते हुए उन्होंने एक निगाह इबाद पर डाली। किचन में पड़ी छोटी गोल मेज़ की कुर्सी पर बैठा वो मज़े से पुलाव और रायते का लुत्फ़ उठा रहा था। वो शामी कबाब भी प्लेट में निकाल कर ले आईं। उसके सामने प्लेट रख दी। वाह कमाल अम्मी जी, कमाल। वो गरम गरम शामी कबाब खाते हुए बोला। जिसने भी कहा सच कहा कि मैदा दिल से पहले वाक़े हुआ है। जो राह भी इधर को जाती है उसी राह से गुजर कर जाती है। माएँ तभी तो राज करती हैं बेटों के दिलों पर, खिला खिला कर इन्हें गुलाम बेदाम बना लेती हैं। उन्होंने प्यार से उसके सर पर चपत लगाई। माएँ तो इंतज़ार करती हैं अपने राज दुलारों का। चूल्हे पर पुलाव तो बहुत बाद में बनता है, लातादाद ख्याली पुलाव जी ही जी में बना लेती हैं कि इस बार क्या पकाना है और कब कब खिलाना है। औलाद इतने शौक़ से खाए तो माँ का बिना खाए ही सेरो खून बढ़ जाता है। पता है अम्मी जी, इस बार आपके फ्राइड राइस और चिकन ने बड़ा लुत्फ़ दिया रस्ते में। उसे अपना सफ़र याद आया और साथ ही हम सफ़र भी। वो चम्मच भरकर मुंह में डालना भूल गया। मुनीसा बेगम ने गौर से उसे देखा। क्या भूल गए? उन्होंने टोका। उसने जल्दी से चम्मच मुंह में डाला और मुस्कुराने लगा। भूल नहीं गया, कुछ याद आ गया था, उसने तसीह की। अच्छा, मैं समझी रस्ते में कुछ भूल आए। वो मुतमईन हुई। अम्मी जी, उसने कुछ देर में पुकारा। कहो बेटे। वो अब उसके लिए चाय दम करने लगी थी। एक लड़की मिली थी लाहौर जाते हुए, ट्रेन में साथ थी मेरे। रबिया नाम है उसका। अच्छा। उनके हाथ रुक गए, लबों पर मानी खैज मुस्कुराहट जाग उठी। अम्मी, वो सोच में गुम हो गया। मुनीसा बेगम उसके कुछ कहने के इंतज़ार में कुछ देर उसका चेहरा देखती रहीं, फिर कंकारी। वो चौंक उठा। कुछ कहे बिना वो दोबारा अपनी प्लेट पर झुक गया। वो भी चाय बनाने लगी। खाने और चाय से फारिग होकर वो हस्बे मामूल उनके कमरे में चला आया और उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। अम्मी जी, वो बहुत अच्छी है। वो छत को घूरते हुए बोला। बहुत हौसलामंद, खुददार, बावकार। उसकी बातचीत में बेहद शाइस्तगी है। मुस्कुराहट में बच्चों की सी मासूमियत, आँखों में वो रोशनी जो सिर्फ किरदार की बुलंदी से ही मिलती है। ज़िंदगी ने उसके साथ बहुत सख्ती बरती, लेकिन वो अज़्म और हिम्मत की मिसाल है। मुझे उसने बहुत मुतासिर किया है। मुनीसा बेगम मुस्कुराती रहीं। पता है अम्मी, उसे अपनी मंजिल का इल्म ना था, फिर भी वो अकेली किसी से मदद की दरख्वास्त किए बगैर ही चल पड़ी थी। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो खुद पर तरस नहीं खाते, अपनी मज़लूमियत के एहसास से रोने नहीं लगते, हिम्मत से सर उठाकर ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर वक्त का चैलेंज कबूल करने वाले लोग। मुनीसा बेगम कुछ ना बोली। उनकी आंखों में परछाइयाँ सी फिरने लगी थीं। चिड़िया के से दिल पर उसने हिम्मत और हौसले का शेर का सा खोल चढ़ा रखा है। दिल तो कुदरत अता करती है ना अम्मी, उस पर बस नहीं, मगर खोल इंसान खुद चढ़ाता है। ये तो तारीफ़ का मुकाम है। क्यों अम्मी जी? हाँ। वो चौंक उठी। कहते ठीक हो बेटा, मगर वो है कौन? रबिया। वो सादगी से बोला। कहाँ रहती है? क्या कहानी है उसकी?
अभी तो मैं खुद ठीक तरह से नहीं जान पाया, बस जो अंदाज़ा कायम किया है उसके बारे में वो आपको बता दिया। अता पता मालूम कर लो तो तुम्हारा रिश्ता ले जाऊं। वो मुस्कुराते हुए बोली। रिश्ता? वो उठकर बैठ गया। माय गॉड, मेरी प्यारी भोली भाली अम्मी जान, सितारों से आगे जहां और भी हैं, आपसे ये किस फरिश्ते ने कह दिया कि मेरे जहन में ऐसी कोई बात है? तारीफ़ें तो ऐसे ही किए जा रहे हो, वो बुरा मानकर बोली। अम्मी जी, उसने उनका हाथ थाम लिया। पता है आपको मुझे उसमें सबसे ज़्यादा किस शय ने मुतासिर किया? वो बिना जवाब दिए उसे देखती रहीं। उसकी आंखों में रोशन बुलंद किरदारी के जुगनुओं ने, और जानती हैं ये जुगनू मैंने और कहाँ देखे हैं? आपकी इन प्यारी प्यारी आँखों में। उसकी हया भरी आंखें देखकर मुझे आपकी आंखें याद आ गईं, और रुखसत होते समय उसने मुझे पुकारा, इबाद भाई। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उन्होंने सांस भरी। तो तीसरी बहन मिल गई तुम्हें? दैट्स इट। मैं तो समझी एक जिम्मेदारी से जान छूटी मेरी। अब तुम्हारे लिए रिश्ते के लिए ख्वार नहीं होना पड़ेगा मुझे। आप खुदा न खास्ता क्यों ख्वार होने लगी कि मेरी अच्छी अच्छी बहनें किस मर्ज़ की दवा हैं? वो मज़े से बोला। मुनीसा बेगम चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई थी। इबाद, जानते हो इब्रार अब अक्सर उमर को ले जाता है। वो भी गुमसुम सा हो गया। और अपिया? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। रो रो कर दीवानी हो जाती है बेचारी, पर क्या करे, डरती है कहीं वो दावा ना कर बैठे कोई। करता है तो करे, वो बिगड़ा, हम भी देख लेंगे। ना बेटा, मर्दों के इस माशरे में एक दुखी माँ के दिल की फरियाद किसने सुननी है? वो आहिस्तगी से बोली। बाप है वो उसका। उसे अब याद आया है? वो भी मजरूह लहजे में यही कह सका। देखो अब कब तक ये खेल चलता है। वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम हो गए थे। दिल धड़कने का सबब याद आया। वो तेरी याद थी, अब याद आया। पता है अरीशा, सैकड़ों मरतबा ये गज़ल सुनी है मैंने। मैडम की आवाज़ में एक शाहकार बन गई है नासिर की शायरी। लेकिन अब मैं ये गज़ल सुनूं तो मेरे दिल की अजीब सी हालत होने लगती है। मेरा दिल मुस्तरिब हो जाता है, सांसें रुकने लगती हैं मेरे सीने में। और जब ये शेर आता है कि बैठकर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं क्या जानूं, अपने आंसुओं से पूछो, वो धीरे से बोली। आंसू कहते हैं दिल से पूछो, वो शरारत से बोला। हाँ तो ठीक है, दिल से पूछो। पूछ तो रहा हूँ। अरीशा के गाल तप गए, कान की लो सुर्ख पड़ गई। बोलो ना मेरे दिल, कोई जवाब। फराज प्लीज़ ऐसे मत बात करो, वो झींप कर बोली। हम कब मिलेंगे अरीशा? उसने उसकी कैफियत भांप कर ट्रैक बदला। अब तो तुम गल्फ़ मार्केट भी नहीं जाती। जाती हो मगर अपने खर्च पर, वो खिलखिलाई। एक मर्तबा का तजर्बा काफ़ी है। हाँ ये तो है, उसने इत्तफाक किया। इस तरह का तजर्बा तो बस एक ही होना चाहिए लाइफ में। एक ही तजर्बा जेब पर भारी है। मोबाइल का खर्च दुगने को क्रॉस कर चुका है। तो मत करो खर्चा, किसने कहा है? वो बेनियाज बनी। अरीशा, मैंने अपनी बहन को तुम्हारे मुतल्लिक बताया है। उसका नाम फरीहा है। मैं उसे तुम्हारे घर भेजूं? हाय अल्लाह, वो घबरा गई। लेकिन तुमने उसे क्यों मेरे मुतल्लिक बताया? और मेरे घर क्यों भेजोगे उसे? फराज, मेरे 3 भाई हैं और तीनों मिलकर मेरा गला दबा देंगे अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो। और मेरी अम्मी बहुत सख्त मिजाज हैं। हाँ तो मुझे इल्म नहीं है क्या? उन्हीं को तो मैं तुम्हारे टेलीफोन का दरबान कहता हूँ। वो हेलो कहती हैं तो मेरे कान में खारिश होने लगती है। रात को सोने से पहले ईयर ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। बहुत बदतमीज़ हो तुम, वो झल्लाई। मेरी अम्मी के बारे में ऐसे कह रहे हो? कसम ले लो, मैं तो अपनी मुस्तकबिल की सास के मुतल्लिक गोहर अफशानी कर रहा हूँ, वो मज़े से बोला। और यार तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मेरी मासूम सी बहन ढोल ताशों के साथ चली आ रही होगी। अरे वो तो तुम्हारी सहेली बनकर आएगी तुम्हें देखने और बस। वो तुम्हारी अम्मी को मेरे मुतल्लिक कुछ कहने नहीं आ रही। लेकिन अभी नहीं प्लीज़, उसने मिन्नत की। ओके बाबा, जब तुम कहो। वो मान गया। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ। ये मेहरबानी क्यों? अभी मेरे कार्ड में चंद रुपए बाकी हैं, उसने ठंडी आह भर कर कहा। अरीशा खिलखिलाकर हंसी और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर वो वहीं बैठी मखमूर निगाहों से दीवारों को तकती रही। उसकी मीठी मीठी बातें कानों से उतर कर उसके दिल में गूंज रही थीं। थोड़े ही अरसे में वो इस नाम और उस आवाज़ की दीवानी हो गई थी। जिस दिन वो मोहब्बत भरा लहजा, शरारत भरा अंदाज सुनाई ना देता, वो बेकल फिरा करती थी। उसकी बातें याद आईं तो उसके मन में एक ख्याल उभरा। अपनी जगह से उठकर उसने स्लीपर्स पहने और दुपट्टा ठीक करते हुए फिर दोस्त बेगम के कमरे तक चली आई। वो आंखें मूंदे लेटी हुई थी। अम्मी जी, उसने धीरे से पुकारा। वो कुछ गनूदगी में थी। मैं नाइमा के पास जा रही हूँ। वो चुपके से बाहर निकल आई। बड़ा सा सेहन अबूर करके वो फूफी के पोर्शन में चली आई थी। राबिया बेगम बरामदे में बैठी टीवी देख रही थी।
अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, नाइमा क्या कर रही है? वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखा। नाइमा शायद उनके अल्फाज लबों में ही रह गए थे। नाइमा किचन से निकलकर चली आई। आ गई छुपी रुस्तम, उसने लताड़ा। ज़रूर कोई ख़बर सुनाने आई होगी। नाइमा, राबिया बेगम के लहजे में अच्छी भली तनबीह थी। अरीशा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो जल्दी से नाइमा को कमरे में खींच लाई। क्या हो गया? ये तुम फुप्पो के सामने क्या बक रही हो? वो अपने दिल के चोट से डर गई थी। क्या मतलब? नाइमा ने गुस्से से बाजू छुड़ाया। मैंने अम्मी के सामने ऐसा क्या कह दिया? तुमने मुझे छुपा रुस्तम क्यों कहा? तुम हो? क्या छुपाया है मैंने तुमसे? वो खौफज़दा सी हो गई। नाइमा ने बोलना चाहा, फिर उसे माँ का चेहरा याद आ गया जिन्होंने सख्ती से कुछ ना कहने की हिदायत की थी। वो आंखें घुमाकर रह गई। बोलो ना। अरीशा गौर से उसका चेहरा देख रही थी। कुछ नहीं, यूं ही तुम्हें छेड़ने को जी चाह रहा था। वो बात बदल गई। अरीशा की जान में जान आई। वो न जाने क्या समझ बैठी थी। और ये तुम क्यों रात के 10 बजे अफ्ताहों खैज़ां दौड़ी भागी चली आ रही हो? कुछ चक्कर लगता है, नाइमा ने उसका जायज़ा लेते हुए कहा। मोटी भैंस, अरीशा ने उसके बाजू में चुटकी भरी। कोई चक्कर वक्कर नहीं, वो मैं ये पूछने आई थी कि तुम्हारे पास मैडम नूरजहाँ की वो वाली गज़ल है? दिल धड़कने का सबब याद आया। तुम्हारा दिल धड़कने लगा है क्या? वो हंसी। हाँ बाबा, धड़कने लगा है। वो उसके आगे बेबस हुई। बस तुम मुझे वो कैसेट दे दो। किसकी याद से ये नामुमकिन काम मुमकिन हुआ, पहले ये बताओ। नाइमा जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। वो बेजार हुई। बाल की खाल उतारती हो? अच्छा अच्छा, देती हूँ, वो एहसान करते हुए बोली। वैसे तुम ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पक रही है ना, उसकी खबर है मुझे। अरीशा जब वो मुश्किल मुतमईन हुई थी, फिर परेशान हो गई। तुम्हें कसम है नाइमा, सच सच बताओ क्या बात है? हाँ, उसने रैक में लगी कैसेट में से मतलूबा कैसेट निकाल कर उसके हवाले की। जैसे जानते नहीं, वो तंजिया बोली। अरीशा ने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली, खफकी से सर झटका और जाने के लिए मुड़ गई। समझूंगी बेटा तुमसे, वो उसके जाने के बाद बड़बड़ाई। नाइमा अली ख़ान नाम है मेरा। दिल धड़कने का सबब याद आया। बस भाईजान, जो अम्मा ने कह दिया वही मेरी खुशी, वही मेरी औलाद की खुशी। सरजोक हसन मुस्कुराते हुए कहने लगे। शफीका हयात भी मुसर्रत से भरपूर अंदाज में मुस्कुराई। जीते रहो, मेरा तो फ़ख्र गरूर हो तुम लोग। बूढ़े लोगों को और क्या चाहिए? जितना मान तुम लोग मुझे देते हो, मेरी उम्र बढ़ा जाता है। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे अम्मा। आपकी दुआओं के तुफ़ैल ही इस घर के सब अफराद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ़ारूक हसन मुस्कुराते हुए बोले। और अल्लाह ने चाहा तो आपके जोड़े हुए इन रिश्तों से ये बाहमी इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत बढ़ती ही रहेगी। बस बेटा, मैंने इसीलिए तुम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है कि एक ही बार सबकी राय मालूम कर ली जाए। हाल कमरे में शफीका हयात, फ़ारूक हसन, फिरदौस बेगम, सलजोक हसन, अज़रा बेगम, राबिया बेगम और एकान मौजूद थे। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। माहौल बेहद खुशगवार था। अरीशा से भी पूछा है किसी ने? एकान को ख्याल आया। हाँ, पूछ लिया है। फिरदौस बेगम बेएतनाई से बोली। हमारी बेटियां हमारे सामने नहीं बोलती। शफीका हयात के चेहरे पर साया सा लहरा गया। एकान ठंडी सांस भरकर रह गई। वो फिरदौस बेगम ही क्या, जो कोई मौका हाथ से जाने देती। दोनों सबके सो जाने का इत्मीनान करके छत पर चली आई थी। 40 वाट के बल्ब की मलगजी रोशनी में तराना ने बेहद बेताबी से वो पैकेट खोला था। वो बहुत जल्दी में थी, लेकिन पूरी एहतियात के साथ रैपर उतार रही थी, मुबादा कहीं से फट जाए। शायद उसे वो रैपिंग पेपर भी अजीज़ था। रबिया सोचकर मुस्कुरा दी। पैकेट के अंदर एक आम सा काटन का 3 पीस सूट था, जिसके मध्यम मध्यम रंग रबिया को ठीक तरह से समझ में ना आ सके थे। हाय, कितना प्यारा है। तराना ने मोहब्बत से सूट पर हाथ फेरा। देखा रबिया तुमने, उसे किस तरह मेरी पसंद का ख्याल रहता है। जानता है मैं कैसे रंग पहनती हूँ। रोज़ गौर से मेरी ड्रेसिंग देखता है। इतने सालों से देखता आ रहा है, भला अब भी न जानेगा। रबिया ने इस बात में सर हिला दिया। वो तराना का चेहरा देखे जा रही थी, जिस पर बिखरे हुए रंग सूट से ज़्यादा वाज़ेह और ख़ूबसूरत थे, और 40 वाट के बल्ब की मलगजी रोशनी में भी बेहद साफ नज़र आते थे। तराना का पूरा ध्यान सूट की जानिब था। वो बार बार उसे खोलती, अच्छी तरह से देखती। कभी कमीज़ का प्रिंट देखने लगती तो कभी दुपट्टे का। कितना प्यारा सूट है ना रबिया? उसने एक मरतबा फिर बेहद इश्तियाक लिए बच्चों की सी मासूमियत से पूछा। हाँ बाबा, कैसे कहूँ, प्यारा है, अच्छा है, खूबसूरत है। रबिया हंसने लगी थी। तराना ने खिफ़्फ़त से उसकी जानिब देखा। मजाक उड़ा रही हो? उड़ा लो। फिर अचानक ही वो पूरी तरह से उसकी जानिब मतवज्जा हो गई थी। ए रबिया, एक बात बताओ, किसी लड़के ने कभी तुम्हें गिफ्ट दिया है? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। किसी ने मोहब्बत का इजहार किया? वो पुरशौक अंदाज में पूछ रही थी।
ربیہ کی نگاہوں کے سامنے سے یکے بعد دیگرے کتنے ہی مناظر گزر گئے۔ اس نے تنفر سے سر کو جھٹکا۔ پتہ ہے ترانہ، مجھے بیزاری ہے اس لفظ محبت سے۔ کراہیت آتی ہے جب کوئی مرد نگاہوں میں ہوسناکی بھر کر عورت کو دیکھتا ہے اور اس سے تعریفی جملے بولنا شروع کرتا ہے۔ ارے بدھو، ترانہ خفا ہو گئی تھی۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ میں محبت کی بات کر رہی ہوں ربیہ، ہوس کی نہیں۔ تم محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پتہ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ ہر کسی کی زندگی میں ایسا کوئی جذبہ ہونا بہت ضروری ہے کیا؟ تو اور کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ تو توانائی ہے ربیہ، توانائی جس کے سہارے انسان اپنی عمر تمام کرتا ہے۔ توانائی کے بارے میں جانتی ہو؟ یہ شکلیں بدل لیتی ہے لیکن فنا نہیں ہوتی، مرتی نہیں۔ ایک رشتے سے دوسرے رشتے تک سفر کرتی ہے، اپنے رنگ بدل لیتی ہے، لیکن ہر انسان کے اندر اس کا منبع ضرور ہوتا ہے۔ اس منبع کے بنا زندگی نامکمل، ناممکن۔ کہ تم نے زندگی میں کسی سے محبت نہیں کی ہے، بہت زیادہ کی ہے، اپنی دادی جان سے۔ وہ آزردہ ہو گئی۔ بس ہے نا منبع، نکل رہی ہے نا کہیں سے توانائی۔ ایسے ہی ایک دن اس منبع سے کرنیں پھوٹیں گی، کسی اور رنگ کی کرنیں، لیکن پھوٹیں گی ضرور۔ بے وقوف لڑکی، انسان کے اندر محبت نہ ہو تو انسان زندہ کیسے رہے؟ ربیہ مسکرا دی۔ تمہاری پھپھو کیسے جیتی ہیں؟ وہ ذراہ تفنن بولی۔ تم تو کہتی ہو انہیں محبت کے نام سے نفرت ہے، تو پھر کس توانائی سے جی رہی ہیں بھلا؟ ترانہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہوں میں اس کی ناسمجھی کے لیے تعصب تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو ربیہ؟ پھپھو کے اندر محبت نہیں ہے، انہوں نے کبھی کسی کو چاہا نہیں ہے۔ انہوں نے تمہارے ابو کو چاہا تھا، بے حد و حساب، لیکن کیا؟ ربیہ نے جیسے ایک خواب کے عالم میں پوچھا تھا۔ لیکن ربیہ، توانائی کو اگر صحیح طرح استعمال کرنا نہ آتا ہو تو یہ نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ پھپھو نے محبت تو کی، لیکن وہ ٹھیک طرح سے اس کا مفہوم نہ جان سکیں۔ انہیں جلتی ہوئی شمع ملی، مگر انہوں نے اپنا دل روشن کرنے کے بجائے اس سے اپنے ہاتھ جلا لیے۔ ربیہ کو اس کی گفتگو بے مقصد اور طویل معلوم ہونے لگی، لیکن ترانہ کسی اور ہی تصور میں کھو گئی تھی، سو اس نے ربیہ کی اکتاہٹ محسوس نہ کی۔ پتہ ہے ربیہ، اگر عبدالباری تمہیں دیکھے اور تم سے متاثر ہو جائے تو میں کیا کروں گی؟ ربیہ نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ میں خوشی خوشی تمہیں اس کی دلہن بنا دوں گی۔ ایک مثال دے رہی ہوں، وہ بولی۔ مجھے توانائیوں کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا آتا ہے۔ پھپھو نے محبت کی جلتی شمع سے اپنا دل جلا لیا، اپنا گھر جلا لیا، اپنے ہاتھ جلا لیے۔ ماموں نے تمہاری امی کو دیکھا، سنا ہے وہ بہت حسین خاتون تھی، تمہارے جیسی ہوں گی نا۔ ماموں نے تمہاری امی سے شادی کر لی، کورٹ میرج، پھر وہ انہیں گھر لے آئے۔ پھپھو نے یہ خبر سنی تو انہوں نے کیڑے مار دوائی پی لی، بہت مشکلوں سے ان کی جان بچائی گئی۔ ابو نے جلد بازی میں پھپھو کی شادی اپنے ایک عزیز دوست کے بھائی سے کر دی۔ وہ اچھا آدمی تھا، اس نے پھپھو کو خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گہری سانس بھری۔ پھپھو نے اپنی محبت کو اپنی جان کا روگ بنا لیا، ہمیشہ کے لیے۔ پھپھو نے محبت کی کرنوں کا رنگ نفرت کے دھوئیں سے سیاہ کر دیا، بالکل سیاہ۔ پتہ ہے ربیہ، پھپھو میں محبت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، لیکن سیاہ رنگ کی ہے۔ تم عجیب باتیں کرتی ہو ترانہ، ربیہ بولی۔ مجھے تمہاری باتیں کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ آئیں گی سمجھ میں، بس منبع سے کرنیں پھوٹنے کی دیر ہے۔ اس نے مانی خیزی سے سر ہلایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے ترانہ، اس نے جماہی لی۔ پتہ ہے ربیہ، مجھے آج ساری رات نیند نہیں آئے گی، ترانہ نے محبت سے سوٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔